नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने से पूर्व मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हीगल के दर्शन का जो आधार स्तंभ है वह है विश्वात्मा की अवधारणा, और विश्वात्मा की विशेषताएं हैं सतत गतिशीलता। अतः विश्वात्मा की इस स्वतः प्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है, और साथ ही उसने अपने समस्त दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर भी आधारित किया है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति का जो विचार है वह हीगल के दर्शन का मूल तत्व है, और उसका यह मौलिक विचार नहीं है, बल्कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। लेकिन बाद में चलकर हीगल ने अपने अनुरूप इस पद्धति के स्वरूप के बारे में हमें स्पष्ट किया और उसको एक विशिष्ट रूप में, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो हीगल ने माना है कि विश्वात्मा के जो विकास क्रम में राज्य का एक विशिष्ट स्थान है, पर विश्वात्मा के विकास की प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस प्रकार संचालित होती है, उसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं और राज्य का किस लिए विशिष्ट स्थान है, ये सब बातें द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा ही जानी जा सकती हैं। तो यहाँ हीगल स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास है वह सीधा और स्पष्ट नहीं है, बल्कि वह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे आध्यात्मिक चिंतन और बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। और साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वह गतिशील और द्वंद्वात्मक है, साथ ही वह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है, और इसका प्रत्येक सोपान वाद यानी थीसिस, प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस और संवाद यानी सिंथेसिस से बनी त्रयी रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से जो हीगल हैं वो ये मानकर चलते हैं कि उनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह उनके चिंतन का मूल आधार इसलिए है क्योंकि विश्व में जो विकास क्रम है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद के इन सोपानों के द्वारा ही बढ़ता हुआ आगे कार्य करता है। तो इस तरह से ये मानकर चलते हैं हीगल कि वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो क्रम जब अबाध गति से चलता है और सदैव आगे की ओर बढ़ता है तो विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और आगे के क्रम की दिशा निर्धारित करती है। तो इस तरह से हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के स्वरूप की चर्चा की है। लेकिन अगर हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार सभ्यता के विकास क्रम की बात करें तो आपके सामने एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सभ्यता के विकास क्रम को द्वंद्वात्मक पद्धति से समझाते हुए हीगल कहता है, जैसा कि आपको रेखा चित्र संख्या 1 में दिखाया गया है, कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप होता है जो कि वाद के रूप में होता है। फिर विकसित होने की प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे यह विकसित होकर अपने में निहित अंतर्विरोधों के कारण अपने विपरीत रूप को जन्म देता है, जो उसके प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है, जैसा कि आप रेखा चित्र में भी देख सकते हैं। और विकास की जो ये प्रक्रिया है यह निरंतर या बराबर चलती रहती है। अतः प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है, जिससे अंततः उसमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित होता है और वह संवाद के रूप में प्रकट होता है। तो यह संवाद जो है वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। लेकिन यहाँ हीगल का कहना है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो यहाँ आकर रुकती नहीं है, बल्कि वो निरंतर जारी रहती है, चलती रहती है। अतः कालांतर में यह संवाद पुनः वाद में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और पुनः अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, जिसमें पूरे संवाद की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह से वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सभ्यता अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होती रहती है। अतः हम यह कह सकते हैं, जो कि हीगल का भी मानना है, कि सभ्यता के जो विकास का जो मार्ग है वो त्रिकोणात्मक होता है। अब हम चित्र संख्या 2 से अगर हम देखें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने प्रस्तुत रेखा चित्र में, कि चित्र संख्या 2 में इस रूप में हीगल ने बताया है कि जो विकास है वो उसकी प्रक्रिया जो है वो सरल या सीधी रेखा में नहीं होती है, बल्कि वह
पहले आगे बढ़ती है, फिर कुछ पीछे हटती है, दोबारा आगे बढ़ती है, लेकिन आगे बढ़ने और पीछे हटकर आगे बढ़ने में हम उस स्थान पर कभी नहीं आते जहाँ से हम चले थे, लेकिन हम सदैव उसके अधिक ऊंचे स्थान पर ही रहते हैं। तो इस तरह से हीगल के अनुसार विश्वात्मा के विकास की जो श्रृंखला है, वाद, प्रतिवाद एवं संवाद के अनेक त्रयी समूहों से बनी है। प्रत्येक त्रयी की व्यापकता में अंतर होता है, कोई काफी लंबी, कोई उससे कम व्यापक, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सर्वव्यापकता जो है त्रयी तर्क, प्रकृति और आत्मा है, जिसके अंतर्गत अन्य त्रयी समूह भी आ जाते हैं। अब हम ये जो त्रयी की जिस विस्तार की बात करते हैं उसे हम इस रूप में समझ सकते हैं। यहाँ ये जो श्रृंखला आपके सामने दिखाई गई है, जिसमें आप 3 बातें देख सकते हैं, तर्क, प्रकृति और आत्मा। तो यहाँ हीगल कहते हैं कि इस श्रृंखला का जो क्रम है वो तर्क संगत है, यानी समय के अनुसार नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि पहले तर्क, फिर प्रकृति और फिर आत्मा आए। इसका अर्थ यह है कि यदि हम विचार करना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले तर्क पर आते हैं। इससे हमें किसी वस्तु की सत्ता या बीइंग का ज्ञान होता है, फिर उस वस्तु के विचार का सार समझ में आने लगता है, और अंत में हम उसके बारे में विचार बनाते हैं। तो विचारों को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हम प्रकृति के उदाहरणों का सहारा लेते हैं, तथा इससे यंत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं प्राणी शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। इन प्राणियों एवं भौतिक वस्तु में चूंकि आत्मा नहीं होती है, और विकास क्रम में आगे ऐसी त्रयी आती है जब हमें आत्मा का भी बोध होता है। सबसे पहले हमें अपनी ही आंतरिक आत्मा का ज्ञान होता है, और उसके बाद फिर ब्रह्मात्मा का, और जिसके अंतर्गत हम आचार शास्त्र, राजनीति और विधान शास्त्र की बात करते हैं, या ये विषय उसके अंतर्गत आते हैं। और अंत में मनुष्य की निरपेक्ष आत्मा अर्थात कला, धर्म, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हीगल इस सिद्धांत को जीव शास्त्र, तर्कशास्त्र, बुद्धिशास्त्र आदि सब सांसारिक प्रक्रियाओं में लागू करने का प्रयास करता है। हीगल की इस द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया है, हम उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वनस्पति जगत से इसका उदाहरण लेते हैं, तो हम एक मटर के दाने से इसको शुरू कर सकते हैं। मटर के एक दाने को खेत में बोना वाद है। धरती में इस दाने का रूपांतरण होकर उसका अंकुर बनना प्रतिवाद कहलाएगा, और फिर पौधे के रूप में विकसित होने की जो तीसरी दशा है वह संवाद कहलाती है। तो इसमें वाद प्रतिवाद के आवश्यक तत्वों ने मिलकर एक नई स्थिति का निर्माण किया जो दोनों से भिन्न और उत्कृष्ट है। तो इस तरह से हीगल ये मान के चलते हैं कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह समाज और राज्य के विकास के अध्ययन के साथ भी जुड़ी हुई है, और सामाजिक क्रम में आगे चल कर के वो परिवार की बात करते हैं, फिर परिवार से आगे चल कर के राज्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हीगल की जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की जो बात हमारे सामने आती है, उसमें हीगल ये मान करके चलते हैं कि जो पूरा विश्व है या जो यह सांसारिक प्रक्रिया है ये सतत गतिशील है, और साथ ही साथ वो ये भी मानकर चलते हैं कि उनका जो वाद और प्रतिवाद और संवाद का जो क्रम है ये अनवरत रहता है और इसकी प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। लेकिन यहाँ यह बात हीगल स्पष्ट करते हैं कि आंतरिक और बाहरी विकास जो है प्रक्रिया का वर्णन मानव बुद्धि के अनुसार होता है, क्योंकि मानव बुद्धि अपूर्ण है, अतः उसके द्वारा आंशिक सत्य का बोध होता है। और मानव बुद्धि जब धीरे धीरे सत्य की ओर उन्मुख होती है, किसी भी विषय के सत्य की जो प्रथम झलक वह मानव बुद्धि को मिलती है, वही वाद होती है। आगे चलकर जब मनुष्य को अपूर्णता का आभास होता है तो वह नए सत्य की खोज करता है, तो वह प्रतिवाद को जन्म देती है। लेकिन वाद की तरह से प्रतिवाद भी आंशिक रूप में ही सत्य रहता है, वह पूर्ण सत्य नहीं होता, अतः शीघ्र ही उसकी असत्यता का आभास भी मानव बुद्धि को होने लगता है और इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मनुष्य फिर वाद और प्रतिवाद के आंशिक सत्यों का मेल कर संवाद के रूप में एक नवीन सत्य की खोज करता है। तो इस तरह से यहाँ मनुष्य के बुद्धि के माध्यम से भी हीगल ने जो है प्रत्येक त्रयी द्वारा सत्यान्वेषण कि एक सीढ़ी पर चढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है, और यह माना है कि आगे चलकर संवाद पूर्ण सत्य होने के अभाव में पुनः स्वयं वाद बन जाता है और विकास की प्रक्रिया में एक नवीन त्रयी को जन्म देता है। तो इस तरह से
हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में वाद प्रतिवाद और संवाद का जो क्रम है वो अबाध गति से चलता है, और यह जो क्रम है ये सदैव आगे की ओर बढ़ता है और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि विकास की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस तरह से आज के व्याख्यान में हमने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर प्रकाश डाला, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।